नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। इस वीडियो में हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो आर्टिकल है, जो पार्ट्स थर्ड है, फंडामेंटल राइट्स, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो राइट टू फ्रीडम के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। इसकी पिछली वीडियो में हम राइट टू इक्वलिटी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम से स्टार्टिंग करेंगे, यानी कि फ्रीडम का अधिकार। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के रिगार्डिंग जो है सर्टेन राइट्स, उनका क्या है, प्रोटेक्शन। तो आर्टिकल 19 में इसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट, ऑल सिटीजन्स शेल हैव द राइट्स। सभी जो सिटीजन्स हैं हमारे, मतलब सभी नागरिकों को ये मतलब दिए गए हैं राइट्स। कौन कौन से? पहला, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम, स्वतंत्रता, ये पहला है। सेकंड है टू असेंबल पीसएबली विदाउट आर्म्स, शांतिपूर्वक या शांतिपूर्वक और विदाउट आर्म्स, यानी हाथापाई, मतलब शांतिपूर्वक तरीके से सम्मेलन का। ठीक है। एंड थर्ड जो है, ये पी वाला मैंने बताया था। सी वाला है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी कि इसमें संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने का मतलब हमारे बताया गया है। डी वाला जो है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसमें भारत के राज्य क्षेत्र के सर्वत्र, यानी कि संचरण का, यानी कि उसमें फ्रीली हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया इसके बारे में बताया गया है। और ई वाला जो है टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसमें भारत के राज्य क्षेत्र और किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने के बारे में बताया गया है। और जी वाले में टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, यानी कि कोई भी प्रोफेशन जो है, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा, मतलब इसके बारे में इसमें बताया गया है। अब देखते हैं जो सेकंड वाला है, इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, सेकंड और थर्ड पॉइंट जो है, इनके बारे में अध्ययन करते हैं, इनको देखते हैं। जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें कहा गया है, नथिंग इन दिस सब क्लूज ए और क्लूज वन shall affect the operation of any existing law to prevent the state from making any law in so far as such a law imposes reasonable restriction on the exercise of the right conferred by the state subclause in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state friendly relation with the foreign state, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation और इंसाइटमेंट और ऑफेंस। तो सेकंड वाला हमने पढ़ा है। देखिए इसमें लिखा गया है कि मतलब जो खंड वन है, क्लूज वन है, उसमें सब क्लूज का जो है, इसमें कोई भी बात जो है उसमें मतलब इसके द्वारा किए दिए गए अधिकार के प्रयोग पर, मतलब राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण मित्रवत संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, इसके हितों में अथवा न्यायालय के मतलब जो मानहानि या अपराध के संबंध में युक्ति, मतलब इसके मतलब जहाँ तक कोई भी विद्यमान विधि से अधिरूपित करती है, मतलब तो वहाँ तक उन पर मतलब कोई प्रभाव नहीं डालेगी ये। तो वैसे मतलब इसके अधिरूपित करने वाली कोई भी विधि बनाने से राज्य को ये जो है निवारित नहीं करेगी। थर्ड वाले में क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है, नथिंग इन द सबक्लूज बी ऑफ द सेट क्लूजेस शेल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ in so far as it imposes or prevent the state from making any law imposes in interest of the sovereignty and integrity of India or public order reasonable restriction or on the exercise of right conferred by the said subclause। इसमें लिखा गया है कि जो उपखंड खा है, इसमें कोई भी बात जो है, मतलब उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत द्वारा, यानी कि लोक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बंध जहाँ तक कोई विद्यमान विधि या अधिरूपित करती है, तो वहाँ तक उसके परिवर्तन में कोई प्रभाव नहीं डालेगा। वैसे मतलब अधिरूपित करने वाली कोई भी विधि बनाने से मतलब कोई भी राज्य जो है निवारित नहीं करेगा। देखते हैं नेक्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट जो है फोर्थ वाला, इसमें क्या लिखा हुआ है, नथिंग इन द सब क्लूजेस ऑफ सेट क्लूजेस शेल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ इन सो फार एज इट इम्पोजेज और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग any law imposing in interest of any sovereignty, integrity of India or public order of morality, reasonable
restriction or any exercise of the right conferred by said the सब क्लूज। फोर्थ वाला है, तो इसमें लिखा गया है, इस मतलब इसमें इसके खंड खंड जो है, इसके क्लूजेस जो है, सब क्लूजेस गा वाला जो सी है, इसमें कोई भी बात जो है इसके द्वारा किए गए अधिकार के प्रयोग पर जो लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्ति युक्त निर्बंध या जहाँ तक कोई मतलब वहाँ तक उसके प्रवर्तन में कोई प्रभाव नहीं डलेगा, जैसे इसके अधिरूपित करने वाली कोई भी विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी ये। फिफ्थ वन में क्या लिखा गया है, इसमें लिखा है नथिंग इन दिस सब क्लोजेस डी एंड ई of said the clauses shall affect the operation of any existing law in so far it imposes or prevent the state from making any law imposing a reasonable restriction or the exercise of any rights conferred by the state sub clauses as the interest of the general public or the protection of interest of any scheduled tribes। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इसमें जो है सब क्लूसेस जो है अपना डी और ई इसके बारे में बात की गई है, यानी कि इस यहाँ तक जो है इसमें लिखा गया है कि इसमें जो कोई भी बात हो इसके मतलब द्वारा इसके मतलब दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या फिर किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए मतलब इसके जहाँ तक कोई भी विद्यमान विधि या अधिरोपित करती है तो उसके प्रवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, और वैसे इसके निबंध या अधिरोपित करने वाली कोई भी विधि बनाने से कोई भी राज्य जो है राज्य को निवारित नहीं करेगा। ठीक है, सेम जो अपना जो 6 है, नथिंग इन द सब क्लूज डी ऑफ द सेट द क्लूजेस शेल अफेक्ट इन द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ इन सो फार एज इट इम्पोजेस और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इम्पोजिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी जनरल पब्लिक रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन एंड द एक्सरसाइज ऑफ द राइट्स conferred by the said subclauses, and in particular nothing in this said the subclauses shall affect the operation of any existing law in so far as it relates to or prevent the state from making any law relating to। इसके दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से, द प्रोफेशनल ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू प्रैक्टिसाइजिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग और एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। सबसे पहले जानते हैं 6 वाले पार्ट को। देखिए 6 वाले पार्ट में हमारा क्या कह रहा है, इसमें जो कह रहा है वो कह रहा है इस यानी कि सब क्लोजेस जो है इसमें वो है जी सबको इसके अनुसार किसी मतलब इसके अनुसार दिए गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में, यानी कि जहाँ तक मतलब वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं डाले, वहाँ तक जो है उसके प्रवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। वैसे इसके जो निर्बंध मतलब इससे मतलब इसके अधिरूपित करने वाली कोई भी विधि बनाने से राज्य को ये निवारित नहीं करेगा। और विशिष्टतः मतलब इसकी कोई भी बात जो है, जैसे कि पहला द प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर द प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, यानी कि कोई भी मतलब व्यापार या कारोबार करने के लिए आवश्यक जो क्वालिफिकेशन है या तकनीकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो हुई तो मतलब उससे, और सेकंड जो था कैरिंग ऑन बाय स्टेट corporation owned or controlled by the state of any trade business industry or services whether to the execution complete or partial of citizen otherwise। इसमें लिखा गया राज्य द्वारा किसी राज्य के स्वामित्व तथा नियंत्रण में किसी भी निगम द्वारा कोई भी व्यापार या कारोबार उद्योग या सेवा नागरिकों को पूर्णतः मतलब चलाए जाने का अधिकार देती है। मतलब यानी कि जहाँ तक कोई भी विद्यमान विधि संबंध रखती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या इस प्रकार मतलब इस संबंध रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को यह जो है निवारित नहीं करेगी। ठीक है, इसमें सीधा सीधा लिखा गया है। अब देखते हैं आर्टिकल 20 में क्या लिखा गया है। ठीक है, आर्टिकल 20 को देखते हैं। देखिए आर्टिकल 20 जो है उसमें लिखा गया है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 है तो इसमें लिखा गया नो पर्सन शेल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंसेस एक्सेप्ट फॉर वियोलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट अ टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस नॉट बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। इसमें लिखा गया है मतलब कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के लिए मतलब जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी भी मतलब अतिक्रमण नहीं किया है,
या उससे अधिक शास्ति का भागी मतलब भागी नहीं होगा, जो उस अपराध के किए जाने के मतलब समय के प्रवर्त विधि के अधीन अतिरूपित की जा सकती है। मतलब सेकंड, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंसेस मोर देन वंस। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक या दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें ये लिखा गया है। थर्ड वाले में, नो पर्सन एक्यूज्ड और फॉर एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस्ड अगेंस्ट हिम। इसमें लिखा गया है किसी भी अपराध के लिए अभियुक्ति या किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब आर्टिकल 21 में देखिए, आर्टिकल 21 में क्या लिखा गया है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21 है, हाँ 21 है। इसमें यानी कि प्राण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो है अपनी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की प्रोटेक्शन, इसका संरक्षण। यानी कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। 21 का ये जो है, राइट टू एजुकेशन। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन of the age of the 6 to 14 year in such a manner as the state may by law and determine। देखिए आर्टिकल 21 में क्या लिखा है, किसी व्यक्ति को उसके जो प्राण जो है, लाइफ और दैहिक स्वतंत्रता जो कि होगी, पर्सनल लिबर्टी होगी, इसके विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, अनुसार ही वंचित किया जाएगा इसके। जो 21 का ये है, शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन, जो राज्य में 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए ऐसी नीति राज्य विधि द्वारा मतलब राज्य विधि द्वारा अब करे मतलब स्टार्ट। ओके, द स्टेट शेल प्रोवाइड करनी चाहिए, वो स्टेट पर प्रोवाइड करेगा। अब आर्टिकल 22 को देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 22 में लिखा गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है। अब देखिए इसके फर्स्ट वाले में क्या लिखा गया, 22 के इसमें लिखा गया है, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑफ ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट, नॉर शैल ही बी डिनाइडेड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर्स ऑफ हिज चॉइस। देखिए 22 के फर्स्ट वाले में लिखा गया, किसी भी व्यक्ति जो कि गिरफ्तार किया गया है, ऐसे गिरफ्तारी के कारणों की मतलब यथाशीघ्र अवगत कराए बिना मतलब उसके विरुद्ध नहीं रखा जाएगा। जब यानी कि अपने इंटरेस्ट के मतलब विधि के व्यवसाय में परामर्श करने और उसकी प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा, मतलब है। ओके। इसका सेकंड वाला उसमें लिखा गया, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन द पीरियड ऑफ 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate, and no such a person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate। देखिए सेकंड वाले में लिखा गया है, प्रत्येक व्यक्ति जो कि गिरफ्तार किया गया है, जो कि उसके मतलब अभिरक्षा के विरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि के निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। ठीक है। अब देखिए थर्ड वाले में क्या लिखा गया है, थर्ड वाले, नथिंग इन द क्लोजेस फर्स्ट एंड सेकंड शैल अप्लाई। ए और बी, इसमें क्या लिखा है, टू एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग्स इज एन एनिमी एलियन और हु टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इसमें लिखा गया है खंड यानी कि क्लोजेस फर्स्ट और सेकंड की कोई भी बात ऐसी कि ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होती जो कि क्या हो, एनिमी एलियन, या कि टू एनी पर्सन हु इज़ फॉर द टाइम बीइंग एनिमी एलियन हो, और टू एनी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर द लॉ प्रोवाइडिंग और प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि ऐसा निवारक यानी कि किसी भी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया हो जो कोई। ठीक है। अगला जो है उसमें लिखा गया, नो लॉ प्रोवाइडिंग द प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 3 months अनलेस फर्स्ट जो है द एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ ए पर्सन who are or have been or qualified to be appointment as the judges of High Court as reported before the expiration of the said period of 3 months that there in its opinion sufficient causes for such a detention, provided that nothing in this subclauses shall authorize the detention of any person beyond the maximum period
prescribed by any law made by the Parliament under the subclauses B or clauses 7, or such a person detained in the accordance with the provision of any law made by the Parliament subclauses A and B of clauses 7। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, जो फोर्थ वाला जो है, देखिए इसमें लिखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या न्यायाधीश रहे हों या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए मान्य हो या से मिलकर या सलाहकार बोर्ड के 3 महीने की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है या उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। जो पहला यानी कि मतलब इसके उपखंड में कोई भी बात जो है व्यक्ति की उस अधिकतम अवधि के अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जा रहा है या उसके मतलब खंड से जो क्लूजेस 7 जो है अपना हाँ क्लूजेस 7 के और जो सब क्लूजेस है पी के अधीन संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि द्वारा बेहतर नहीं किया मतलब की गई हो। और बी वाले में यानी कि सच अ पर्सन इज रिटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन बाय एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर द सब क्लूजेस। इसमें लिखा गया है ऐसे व्यक्ति को खंड 7 यानी कि क्लूजेस 7 के सब क्लूजेस का इन सब क्लूजेस ए और सब क्लूजेस बी के अधीन संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के द्वारा अनुसार निरुद्ध नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो 5th वाला है उसमें देखते हैं क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया व्हेन एनी पर्सन इज डिटेन्ड इन परसुएंस ऑफ एनी ऑर्डर मेड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव detention, the authority making the order shall as soon as may be communicate to such a person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making the representation against the order। इसमें लिखा गया है कि यानी कि इसके निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है यानी कि डिटेंड किया जाता है तब आदेश करने वाले जो अधिकारी होते हैं उसे शीघ्र उस व्यक्ति को संशोधित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है और उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे शीघ्र अवसर देगा। ठीक है, 6 वाले में क्या लिखा गया है, इसमें नथिंग इन दिस क्लोजेस 5 शैल रिक्वायर अथॉरिटी मेकिंग एनी सच ऑर्डर एज इज रिफर्ड टू इन दैट क्लोजेस और टू डिस्क्लोज फैक्ट्स विच सच अथॉरिटी consider to be against the public interest to disclose। यानी कि इसके क्लोजेस 5 में किसी भी बात को ऐसा आदेश या जो खंड में हो या इसके करने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसे तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट 7 वाले में क्या लिखा गया है। 7 वाले को देखते हैं। देखिए पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रेस्क्राइब यानी कि संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी क्या क्या, तो लिखा गया है पहला ई द सर्कमस्टेंस अंडर विच द क्लास और क्लासेस ऑफ केसेस इन विच द पर्सन मे बी डिटेन्ड फॉर ए पीरियड लॉन्गर देन 3 months अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सब क्लूजेस ऑफ क्लूजेस 4। इसमें लिखा गया यानी कि किन्हीं सिचुएशन यानी कि सिचुएशन के अधीन किसी भी वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति के निवारक निरोध या प्रोविज़न करने वाली किसी विधि के अधीन 3 महीने से अधिक अवधि के लिए क्लूजेस 4 के जो सब क्लूजेस हैं ए के उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निरुद्ध किया जा सकेगा। ठीक है, और जो बी वाला है उसमें लिखा गया है द मैक्सिमम पीरियड ऑफ विच द एनी पर्सन मे बी इन एनी क्लास और क्लासेस ऑफ केसेस बी डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। यानी किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा। ओके, सी वाले में लिखा है द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एनी एडवाइजरी बोर्ड इन एन इंक्वायरी अंडर द सब क्लूजेस ए और क्लूजेस 4। यानी कि खंड जो है अपना जो 4 क्लूजेस जो है डी 4 हो गया मतलब, और सब क्लूजेस है ए इसके अधीन किए जाने वाली जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण करने जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी। ओके, और देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन यानी कि जो शोषण जो है शोषण के विरुद्ध जो है शोषण के अगेंस्ट राइट्स हमारे जो अधिकार हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो वो इसकी अगली वीडियो में हम करेंगे। तो आर्टिकल 23 से हम कवर करेंगे इसकी अगली वीडियो में। धन्यवाद।